हम भारतीयों की एक बड़ी कमजोरी रही कि विदेशी कंपनी जो कुछ भी करती है बहुत अच्छा करती है। आप आगरा जाओ, वहां पर देखो, जब विदेशी आता है तो उसको ऐसे देखते हैं, उसके साथ ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे कोई भगवान का दूत उतर आया हो। ये गुलामी वाली मानसिकता हमारी 1757 से भी पुरानी है और इसी ने हमें गुलाम बनाया है। जब रॉबर्ट क्लाइव अपने 300-350 सैनिकों के साथ इस देश में आया तो उस समय हम भारतीयों ने कहा रॉबर्ट क्लाइव गोरा गोरा है, गुलाबी गुलाबी गाल दिखाई देते हैं। उसके पीछे खड़े 350 सैनिक भी गोरे गोरे हैं, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उनके सूट बूट पहने हुए हैं। हम तो उनको देखते ही ताली बजाते रह गए। अगर उस समय पत्थर उठाकर मार दिया होता तो उस समय देश गुलाम नहीं बनता। ये गोरे रंग का मोह जो होता है बहुत खतरनाक है भैया। हम हिंदुस्तानियों के खून में बस चुका है गोरा रंग, गोरा होना। अखबार पढ़िए, जहां पर मैट्रिमोनियल कॉलम होता है वहां पर लिखा होता है गोरी बधू चाहिए, गोरी बहू चाहिए। अब सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएंगी? मुझे समझ नहीं आता ये गोरे रंग के प्रति हमारे अंदर इतना आकर्षण कहां से आ गया। गोरा रंग भी तो एक रंग ही है ना। अब ये हिंदुस्तान इतना बावला और पागल हुआ है। हमारे भगवान शंकर साबले या काले, भगवान विष्णु साबले या काले, भगवान कृष्ण काले, सारे भगवान देवी देवता काले या साबले और भक्त पड़े हैं गोरे होने के चक्कर में। और गोरे होने के चक्कर में ना जाने कितने किलो क्रीम पाउडर लपेटते फिरते रहते हैं। फेयर लवली, पॉन्ड्स, लैक्मे, निविया, लोरियल और ना जाने क्या क्या। इन क्रीम्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान को नेचुरल ब्यूटी दे सके। उल्टा ये कैंसर और किडनी फेल कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। गूगल पर जरा सर्च करो WHO की ये रिपोर्ट, क्योंकि क्रीम में खतरनाक केमिकल के साथ मरकरी नाम का टॉक्सिक एलिमेंट पड़ा होता है। रंग तो हमारा मेलेनिन की मात्रा कम होने से गोरा होता है, ज्यादा हो जाए तो हम काले हो जाते हैं। और हम भारतीयों में मेलेनिन की मात्रा बैलेंस है, इसलिए हम ज्यादातर सावले हैं। साइंस ने भी ये स्वीकार कर लिया कि गोरे रंग पर कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी टीवी पर बॉलीवुड वाले ऐड दिखाते हैं कि तुम गोरे नहीं रहोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम गोरे नहीं रहोगे तो लाइफ में खुशियां नहीं आएगी, इसलिए तुम फेयर लवली लगाओ। देखना, जब दिन में निकलोगे तो सूर्य की तरह चमक जाओगे, रात में निकलोगे तो ट्यूबलाइट की तरह ग्लो करने लगोगे। और हम बाबलों से बड़े बाबले अपने एक्टर को देखकर उसको खरीद भी लाते हैं। अरे फेयर लवली लगाकर आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। अगर गोरा हो जाता तो अफ्रीका के लोग अभी तक काले क्यों हैं? तो अगर अब क्रीम ना लगाएं तो फिर क्या लगाएं? मुल्तानी मिट्टी लो, उसको रात में दही के साथ घोल दो, उसके बाद पेस्ट बनाओ और मुंह पर लगा लो। दूसरा तरीका, बेसन लो, उसको मलाई में मिलाओ, पेस्ट बनाओ, पूरे शरीर पर लगा लो, फिर नहा लो। तीसरा तरीका, मसूर की दाल लो, उसको पिसवाओ, शहद में मिलाओ, गर्म पानी से नहा लो। ना क्रीम की जरूरत ना साबुन की जरूरत। चौथा तरीका, हळद को दूध में मिलाकर जो भी नियमित रूप से पिएगा उसका रंग एकदम साफ हो जाएगा। हेमा मालिनी को जानते हो, वो हमेशा से ही देसी नुस्खों का उपयोग करती है अपने शरीर पर। अपने दिमाग में एक बात डाल लो, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है गुण कर्म स्वभाव से। कभी कोई मर जाता है हमारे यहाँ तो कहते हैं लोग कितना दयालु था, कितना देशभक्त था। कभी ये सुना कि कोई कहता कि कितना गोरा चिट्ठा था, मर गया बेचारा? कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग कोई याद नहीं करता, गुण कर्म स्वभाव अच्छा बनाओ। और भारतीय लड़कियों और महिलाओं को भी समझाओ कि वो गोरे रंग के प्रति इतनी आकर्षित ना हो। टीवी पर जब भी गोरे रंग को ज्यादा महत्व देते हुए दिखाते हैं तो इस देश की करोड़ों साबली माँ बहन बेटियों के दिलों पर आरी चलती है। ये आप महसूस करो जरा एक बार, जब रंग के चक्कर में कोई आपको नीचता से देखे। हमारे हिंदुस्तान में 66 करोड़ माताएं बहनें हैं और उनमें से लगभग 50 से 55 करोड़ साबली हैं या काली हैं। उनके दिलों पर खंजर चलती है जब ये ऐसे विज्ञापन देखती हैं, हाय रे गोरेपन की क्रीम फेयर लवली। और फिर उनको क्या लगता है कि गोरे होने से जिंदगी संवरती है। और मुझे दुख होता है कि हर साल सैकड़ों लड़कियां आत्महत्या करती है सावलेपन के कारण, उनकी शादी नहीं होती इसलिए, और समाज में उनका गोरी लड़कियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है इसलिए। और उस सेलिब्रिटी को देखो जो आपको कुछ अच्छा सिखाता हो। ये गोरी चिकनी चमड़ी के सांप हैं जो विदेशी पैसे पर भी डंक मारते हैं और भारतीय पर भी। ये सारा तमाशा जो गोरे रंग के प्रति खतरनाक घुसा हुआ है हमारे अंदर, उसी ने हमें गुलाम बनाया है। रॉबर्ट क्लाइव कहता था जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे रंग को देखते थे, अगर वो ही पत्थर उठाकर मार दिए होते मैं तो वहीं भर गया होता। भारत में तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं होता। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। तब उसने लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने अकेले नहीं, कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरी जवाहरात मुन्ना माणिक लूटे। जब लूट कर लंदन ले गया तो वहां की पार्लियामेंट में बहस हो गई कि तुम भारत से क्या क्या लाए हो। उसने कहा 900 पानी के जहाज भर के लाया हूं, वो भी भारत के सिर्फ एक शहर से, कलकत्ता से। वहां का प्रधानमंत्री हैरान हो गया और बोला इसकी कीमत क्या है। उसने कहा 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, यानी 1000 गुणा 10 लाख गुणा 100। करो जो आए नीचे कमेंट में बताओ। आज भी कुछ नहीं बदला। पहले जोर जबरदस्ती करके लूटते थे, आज मानसिक गुलाम बनाकर लूटते हैं, वो भी हमारी आंखों के सामने। लेकिन कोई यकीन नहीं करता। क्यों नहीं करता, आइए इसको भी जानते हैं।
ये नॉलेज भंडार, क्या तू अभी हमारे देश को जानता नहीं है? हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? तुझे जेल वेल तो नहीं जाना? अपनी औकात में बात कर कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। हमारे देश आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए हैं। तूने मेरा 2 महीने से दिमाग खराब कर रखा है कि हमारा देश गुलाम है, हमारा देश गुलाम है। हमारा देश गुलाम नहीं है, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाना चाहिए। नॉलेज भंडार, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, अपना चैनल बंद कर ले, नहीं तो तुझमें इतनी गोली मारी जाएंगी बे साहब। और सुन वे नॉलेज भंडार, भारत कोई गुलाम नहीं, भारत सिर्फ रिपब्लिक है। और फालतू की वीडियो बनानी बंद कर। हाँ कि 15 अगस्त को 1947 को देश आजाद नहीं हुआ है, मगर कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं भी तो नहीं लिखा है ऐसा। हमारा देश आजाद है, हम आजाद हैं। तो क्या ये बॉलीवुड के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि बॉलीवुड वाले बिगाड़ रहे हैं युवाओं को? कहीं नहीं बिगाड़ रहा है, संस्कृत पतन हो रहा है। कहाँ हो रहा है संस्कृत पतन? ये तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। और ये यूट्यूबर ही बदनाम करते हैं एक्ट्रेस को, एक्टरों को। इनका दिमाग खराब हो गया, सारे यूट्यूबर पागल हो गए। और तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम ट्रेडिशनल नृत्य देखें और क्या कहते हैं सॉन्ग सुने। कैसे सुन सकते हैं हम? वो कितना बोरिंग होता है, वो ऐसे 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 करके आंखों का वो करते हैं, वो कितना ही बोरिंग लगता है, बिल्कुल बकवास है वो, हम सुन ही नहीं सकते। आजकल के बॉलीवुड पंजाबी म्यूजिक कितने अच्छे होते हैं, वो बड़ा सुकून मिलता है। और डीजे पे बजते तो और मजा आता है। वो अगर ऐसे हम नृत्य करने लगे तो लोग बोर होके भाग जाएंगे। तो फेसबुक पे प्यार करना गलत है, या चैट करना गलत है, या ये ऐप यूज करना गलत है। तो तेरे दिमाग में ना मुझे लगता है ना पता नहीं कहाँ का कीड़ा है जो चल ही जा रहा है, चल ही जाते के लिए। अब कौन जाएगा पुराने जमाने की चीजों में? कौन करेगा पुराने जमाने की चीजों को? मॉडल जमाना आ गया, कोई भी तेरी वीडियो नहीं देखेगा, ना पसंद करेगा, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब लोग मॉडल हो गए हैं, अब सब चीज अपने तरीके से करना चाहते हैं। और तू पढ़ाई को भी बेकार बताता है, तू कहता है कि पढ़ाई बेकार है, इसे नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी होती है पढ़ाई, पढ़ाई करके हम अच्छी जॉब पा सकते हैं और फिर हम आगे चल के बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब तो ये फालतू की वीडियो बनाना बंद कर और मौज मस्ती कर और नाइट पार्टी जा, पार्टियों में जा, क्लब में जा, ड्रिंक कर और डांस कर और लड़कियों के साथ घूम, मौज मस्ती कर, एंजॉय कर लाइफ को। छोटी सी जिंदगी मिली, इसमें सब कुछ कर डाल। ये फालतू की चीजों में इतना बुरा भला सुनकर गुस्सा तो नहीं आया, इसका कारण जाना। आइए आपको भी बताता हूँ। 1984 में रशियन सीक्रेट एजेंसी के यूर्ज वेजुइन ने इंटरव्यू में कहा कि किसी राष्ट्र को कैसे गुलाम बनाया जाता है। राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए आइडियोलॉजी सबवर्जन नाम की प्रक्रिया की जरूरत होती है। आइडियोलॉजी सबवर्जन प्रक्रिया से किसी भी राष्ट्र को पहले मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है और इस हद तक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि भले ही उनके सामने सारी सच्चाई सबूतों के साथ लाकर रख दो, वो यकीन नहीं करेंगे। जैसे आप अभी इन वीडियोस में देख चुके हो, सच्चाई जानने के बाद भी ये यकीन नहीं कर रहे। इस प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला होता है डीमोरलाइजेशन, यानी नैतिक पतन। लोगों को यह बताया जाता है कि उनका कभी भी गौरवशाली इतिहास नहीं रहा, वो तो हमेशा से ही असभ्य थे, उनको तो कपड़े पहनने, घर चलाना आता ही नहीं था, वो तो हमेशा से ही जानवरों की तरह रहते हुए आए हैं। इस देश का सारा इतिहास मिथक कहानियों की तरह है। इस चरण में 25 साल का समय लगता है, क्योंकि इतने टाइम में एक बच्चा स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके इन सभी व्यस्क बातों को सुनकर तैयार हो जाता है। जैसे 25+ की युवा पीढ़ियों के लिए इस षड्यंत्र को समझना मुश्किल है कंपेयर टू 20- के। अब वो इस हद तक मानसिक गुलाम बन चुके होते हैं कि अब आप उनके सामने फोटो डॉक्यूमेंट के साथ भी गुलामी के सबूत ले जाओ, तब भी वो यकीन नहीं करेंगे। वो बिल्कुल आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे कि इस देश में सांस्कृतिक पतन करने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। नंबर 2, डिस्टेबलाइजेशन। राष्ट्र को इस चरण में आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त किया जाता है ताकि वो अर्थ के लिए शासक वर्ग के ऊपर निर्भर हो जाए, जैसे ऑनलाइन अर्निंग लाइक यूट्यूब, फेसबुक, बॉलीवुड, म्यूजिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंपनीज पर निर्भर हो जाना। नंबर 3, क्राइसिस। देश में अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे करने से देश में आपदा जैसा माहौल पैदा किया जा सकता है, हजारों लोगों को बीमार बनाया जा सकता है, बेरोजगारी फैलाई जाती है, छोटे केस को बड़ा करके हिंसा करवाई जाती है। नंबर 4, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि देश में आपदा जैसा माहौल बन चुका होता है, लोग बेरोजगार हो चुके होते हैं, कम वेतन में काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो मीडिया के जरिए बताते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई बेरोजगार नहीं है, ऑल इज वेल, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका कोई विरोध करता है तो उसको मरवा दिया जाता है। और मरवाने के लिए क्या यूज करते हैं? खाने में जहर। उदाहरण जैसे गुरुकुल को खत्म करके इंग्लिश मीडियम लाना, भारतीय चिकित्सा खत्म करके मॉडर्न एलोपैथी लाना, भारतीय संगीत, नृत्य, गायन, वादन को बोरिंग बनाकर
यूरोपियन फिल्मी म्यूजिक एक्टिंग करवाना, उनके जैसे सीरियल बनाना। ये सीरियल बनाने वाले भगवान राम पर एपिसोड बनाते हैं, उसमें भगवान राम के जीवन के वो प्रसंग कभी नहीं दिखाते जो हमें वीरता पैदा करे, साहस पैदा करे। 14 वर्ष के लिए जब वनवास चले गए राम, तो हमको दिखाते हैं कि राम ने अपने 14 वर्ष तक एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, यही दिखाते हैं हमको। और उसमें ऐसे फूट फूट कर रोते हैं जैसे पता नहीं इनका कौन मर गया हो। अगर राम को हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते ही करना था तो उन्होंने दूसरा वैभव क्यों नहीं कर लिया। राम का जो वीर तत्व होता है वो कभी नहीं दिखाते, उनकी कमजोरियों को दिखाते हैं। नहीं चाहिए पति राम जैसा जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। बुरा ना मानना पर पति होना रावण जैसा। ऐसा ही कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं। वो दिखाते हैं कृष्ण ने तो अपनी पूरी जिंदगी में राधे 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 ही किया है और कुछ किया ही नहीं उन्होंने। उनके अच्छे काम को वो कभी नहीं दिखाते, पूरे नाटक में ही राधे प्रेम दिखाते हैं, राधा कृष्ण प्रेम दिखाते हैं। क्योंकि हमको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता क्यों दिखाएंगे वो। हमारे देश में जो पाखंडी कलाकार ये नाटक बना रहे हैं, इनको देखना बिल्कुल बंद कर दो। ये हमारा ब्रेन वॉश करके इस देश में चल रही साजिशों को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि वो हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दें, ताकि कोई इनका विरोध ना करे। तभी तो इस देश की महिलाओं को व्यस्त रखने के लिए नाटक चला दिए, युवा और युवती को चैट करने में लगा दिया, बच्चों को गेम खेलने में लगा दिया। ऐसे सबकी बुद्धि बांधी जा रही है। तो फिर अब क्या किया जाए? चलो इसके 2 रास्ते बताता हूँ। पहला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, ये एक रास्ता है। यानी देश लूट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, आगे लूटेगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। भाई 60-70 साल की जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो, मौज मस्ती करो। दूसरा रास्ता वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये कौरव अधर्मी है, इनका नाश कर दो वरना पूरे देश में ये अधर्म फैला देंगे। या तो नपुंसक बन जाओ, घर में घुसकर खाते रहो, सोते रहो, फोन चलाते रहो, या फिर जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषार्थ देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए जो बताया वो करो। इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके चैनल आगे बढ़ाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।